Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself। तो लर्नर्स इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट का 4th चैप्टर 1.4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ एक ऐसे है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू है इस चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगे और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमेशा की तरह हम पढ़ेंगे ऑथर के बारे में, जो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम सब उनके नाम से वाकिफ़ है, हम में से कोई भी नहीं है जो कह सकता है कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नहीं जानता है। उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के माऊ शहर और मिलिट्री कैंटोनमेंट में हुआ था। उन्होंने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से डिग्री हासिल की। आगे चलकर उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट भी किया। उन्हें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को फ्रेम करने की बहुत बड़ी और चैलेंजिंग टास्क सौंपा गया था। हमारे देश की भलाई के लिए उनके इतने डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए उन्हें पोस्ट्यूमसली भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पोस्ट्यूमसली का मतलब होता है लर्नर्स, जब किसी महान इंसान के गुजर जाने के बाद, उनकी मौत के बाद जब उन्हें कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसे पोस्ट्यूमसली कहा जाता है। इस ऐसे में हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। लर्नर्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है, नॉट जस्ट एज स्टूडेंट्स बट एज फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और फॉर दैट मैटर एज अ सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। अपने देश का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किन मूल्यों को अपनाना चाहिए, ये हमें सीखने को मिलेगा इस चैप्टर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा। इस ऐसे में उन्होंने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रिटर्निटी जैसे अहम मूल्यों यानी वैल्यूज़ पर जोर दिया है। इन तीनों मूल्यों के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार ये जो सिद्धांत है, ये जो वैल्यूज़ है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रिटर्निटी, यही है जो भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाएंगे। उनका मानना है कि हीरो वर्शिप आखिरकार एक देश को तानाशाही की ओर ले जाता है और इस देश की तबाही का, उसके पतन का रीज़न बनता है, उसकी वजह बनता है। इस चैप्टर को अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग आपको स्क्रीन के नीचे दिख जाएंगे। इफ़ वी विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी नॉट merely इन फॉर्म बट ऑल्सो इन फैक्ट, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. तो इस ऐसे की शुरुआत ही एक बहुत अहम सवाल से करते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। वो पूछते हैं हम सबसे कि अगर हम डेमोक्रेसी को केवल नाम के लिए ही नहीं बल्कि असलियत में भी बनाए रखना चाहते हैं, मेंटेन करके रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। आगे इस सवाल का जवाब वो खुद देते हैं, ये कहते हुए कि मेरी समझ से जो हमें करना चाहिए वो ये कि अपने सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यानी संवैधानिक तरीकों को मजबूती से पकड़े रहना चाहिए, या मजबूती से उन्हीं चीज़ों को, संवैधानिक तरीकों को ही फॉलो करना चाहिए। तो लर्नर्स, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कहना है यहाँ पे कि जैसे हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ एम्स होते हैं, हमारी सबकी लाइफ एक स्ट्रगल ही है इन सारे एम्स को पूरा करने की। पर्सनल एम्स, सोशल एम्स, पॉलिटिकल एम्स, इकोनॉमिक एम्स। तो वो हमें ये सलाह देते हैं कि हमें इन सब एम्स को अचीव करने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि इन सब एम्स को अचीव करने के लिए हम सिर्फ़ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यानी संवैधानिक तरीक़ों का ही इस्तेमाल करें, कोई भी असंवैधानिक तरीके को या रास्ते को ना अपनाएं।
सीधी भाषा में हम कह सकते हैं कि कानून के दायरे में रहकर ही हमें अपना जीवन जो है जीना चाहिए। अपने सारी जो एक्टिविटीज़ है, लाइफ एक्टिविटीज़ है, जो एम्स है जो हम हासिल करने का स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सब चीज़ हमें कानून के दायरे में रहकर ही करना चाहिए। आगे डॉक्टर कहते हैं कि जब इन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए हमारे पास कोई संवैधानिक तरीका नहीं है या नहीं था, और हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, तब हम इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जहां हमारे लिए हर चीज़ के लिए संवैधानिक रास्ते खुले हैं, वहां इन असंवैधानिक तरीकों की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये तरीके कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ऑफ एनार्की है, यानी अराजकता का रास्ता है, और इन्हें जितनी जल्दी छोड़ दिया जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा है। The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with powers which enable him to subvert their institutions. There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered lifelong services to the country, but there are limits to gratefulness. As has been well said by the Irish patriot Daniel O'Connell, no man can be grateful at the cost of his honor, no woman can be grateful at the cost of her chastity, and no nation can be grateful at the cost of its liberty. डॉक्टर कहते हैं कि दूसरी चीज़ जो हमें करनी चाहिए वो ये कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने डेमोक्रेसी को मेंटेन रखने में इंटरेस्टेड लोगों को जो सावधानी बरतने की सलाह दी है उसका पालन करें। लर्नर्स, जॉन स्टुअर्ट मिल एक इंग्लिश फिलोसफर और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे। उन्हीं के वर्ड्स को डिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं के वर्ड्स को बताते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सिखाते हैं, ये कि जैसे अपनी आज़ादी को किसी महान व्यक्ति के कदमों में भी या महान व्यक्ति के चरणों में भी नहीं रखना चाहिए। हमें हमेशा अपनी आज़ादी का ख्याल रखना चाहिए, और किसी भी इंसान पर, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, उस पर अंधा विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। उसे वो सारी पावर्स नहीं देने चाहिए जिससे वो चाहे तो आपके इंस्टीट्यूशंस को, आपके संस्थानों को नष्ट कर दे। उस पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, जो उसे सक्षम बनाए कि वो अगर चाहे तो आपके फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा उठाए और बहुत सारी चीज़ों को तबाह कर दे। तो उनके वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी आदमी अपने सम्मान की कीमत पर शुक्रगुजार, ग्रेटफुल यानी शुक्रगुजार होना, कोई महान आदमी जब आपके लिए बहुत कुछ करता है तो आप उसके प्रति बहुत ग्रेटफुल फील करते हैं, बहुत शुक्रगुजार रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सीखने को मिलती है एज अ सिटीज़न कि कोई भी आदमी अपने सम्मान की कीमत पर शुक्रगुजार नहीं हो सकता। कोई भी औरत अपनी पवित्रता की कीमत पर, अपनी इज़्ज़त की कीमत पर शुक्रगुजार नहीं हो सकती, और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपनी आज़ादी की कीमत पर शुक्रगुजार नहीं हो सकता। इन ब्यूटीफुल लाइंस का मतलब ये है लर्नर्स कि जब बहुत ग्रेट मैन, बहुत महान व्यक्ति हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी हमारे देश के लिए दी है, तो हमें उनका बहुत आदर करना चाहिए, उनकी बहुत रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनका बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। लेकिन शुक्रिया कभी भी अपनी इज़्ज़त, अपनी फ्रीडम और अपने सम्मान के रूप में नहीं करना चाहिए। कभी भी उसकी कीमत आपका फ्रीडम नहीं हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सीखने को मिलती है एज अ सिटीज़न। This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country, for in India, bhakti, or what may be called the path of devotion or hero worship, plays a part in its politics unequaled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to salvation of the soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality, and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, and one vote, one value.
in our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. काफ़ी डेंस पैराग्राफ है ये, बहुत डिटेल में और बहुत डीप में बहुत अच्छी चीज़ बताई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस पैराग्राफ में। वो कहते हैं कि जो सावधानी है कि हमेशा हमें ग्रेटफुल रहते हुए ये ध्यान रखना है कि हम इतना ज़्यादा ग्रेटफुल ना हो जाए कि अपनी आज़ादी दे बैठें उस ग्रेट इंसान को। तो इस बारे में वो आगे और डिस्क्राइब करते हुए कहते कि ये जो सावधानी है वो भारत के मामले में किसी और देश की तुलना में कई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भारत में भक्ति या जिसे हीरो वर्शिप कहा जाता है, हीरो वर्शिप यानी कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा प्रचलित है इंडिया में कि कोई आदमी जब बहुत अच्छा है या बहुत अच्छे काम करता है तो एकदम से लोग उसके अंधा अंधभक्त बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर विश्वास करने लगते हैं, उसके ऊपर सब कुछ अपना निछावर करने को रेडी होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बता रहे हैं कि ये जो सावधानी है वो भारत में ज़्यादा ज़रूरी है बरतना, क्योंकि भारत में भक्ति या ये जो हीरो वर्शिप है, किसी भी इंसान को हीरो बना देना, उसकी वर्शिप करने लग जाना, ये इस चीज़ की जो जगह है राजनीति में, भारत की राजनीति में, वो किसी भी देश के तुलना में, किसी भी देश की कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। इंडिया की पॉलिटिक्स की ये खासियत है कि उसमें ये भक्ति और हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड में, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उसका रोल प्ले होता है। तो इस बारे में वो आगे कहते हैं कि धर्म में यानी रिलीजन में अगर भक्ति हो तो वो अच्छी चीज़ होती है, वो आत्मा मुक्ति यानी सैल्वेशन ऑफ द सोल का रास्ता बन सकती है। लेकिन किसी भी देश की पॉलिटिक्स में, राजनीति में अगर भक्ति हो तो वो आखिरकार तानाशाही और उस देश के पतन का, उस देश की तबाही का पक्का रास्ता बन जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि 26 जनवरी 1950, याद है ये डेट, ये वही डेट है जब जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उनकी असेंबली ने बनाया था, इसी दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे जिसे हम मनाते हैं को अपनाया गया था, इसे अडेप्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि इस दिन 26 जनवरी 1950 के दिन हम लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस में एंटर करने जा रहे हैं। हम एक ऐसा जीवन जीने लगेंगे आज के बाद से जो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा होगा। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है लर्नर्स? कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब जब हम कहते एक चीज़ हैं और या मानते एक चीज़ हैं और करते और चीज़ है, हमारे कहने और हमारे करने में बहुत फ़र्क होता है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि ये ऑब्वियसली जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़कर गए, हमने अपने देश की बागडोर खुद अपने हाथ में ली, अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी वर्ल्ड का, हमारी डेमोक्रेसी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। तो ये सब चीज़ जो आया था एक्शन में वो 26 जनवरी 1950 के दिन आया था। ये ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि आज के दिन हम एक ऐसे जीवन में एंटर करने जा रहे हैं जो कॉन्ट्रडिक्शन से भरा होगा। ये बहुत बड़ी बात है वो कह रहे हैं, और आगे बताते हैं इस बारे में कि वो ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो वो समझाते हुए कहते हैं कि क्यों कॉन्ट्रडिक्टरी होने वाली है हम सबकी लाइफ, क्योंकि पॉलिटिक्स में हम इक्वालिटी को मान्यता दे रहे होंगे, we will have equality, and in social and economic life we will have inequality। क्योंकि जो इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर रहा है, इनइक्वालिटी बहुत कॉमन अब भी है, अब बहुत कम है, लेकिन उस वक्त स्पेशली 1950s के टाइम की जब ये बात है तो बहुत ज़्यादा कॉमन थी इनइक्वालिटी सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर में, हर स्ट्राटा में। तब बी आर अम्बेडकर इसलिए कह रहे हैं कि आज से हमारी कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अब हम पॉलिटिक्स में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को जो माना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब जो वासी है भारत के वो इक्वल है, एक बराबर है। लेकिन हमारी सोशल लाइफ में, इकोनॉमिक लाइफ में इस चीज़ को हम अपनाते नहीं हैं, हम चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं अभी। तो अब से हम कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ को जीना स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटिक्स में हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज करना यानी एक्सेप्ट करना, यहाँ पे इसका मतलब है एक्सेप्ट करना। तो पॉलिटिक्स में हम इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो हमने अपनाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, कि हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को भारत के अधिकार है कि वो
वोट कर सकता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, उसके वोट की उतनी ही वैल्यू है जितनी किसी भी और नागरिक की है। ऐसे नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा है या वो इससे ज़्यादा वोट कर सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल जो हम अपना रहे हैं पॉलिटिक्स में कि वन मैन या इज़ इक्वल टू वन वोट एंड वन वोट इज़ इक्वल टू वन वैल्यू, सो इस हिसाब से हम इक्वालिटी को अपना रहे हैं कि हर एक देशवासी हमारा भारत का एक बराबर है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। लेकिन ये हम चीज़ पॉलिटिक्स में कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली कर रहे हैं, लेकिन हमारी सोशल, हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारे जो लोअर लेवल पे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो जिस तरह हम जीते हैं, जो हमारी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है, उसमें हम बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी को फेस करते हैं, इनइक्वालिटी को प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही इस तरह है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह है कि हम अभी भी डिनाई करते रहेंगे, यानी मना करते रहेंगे, नकारते रहेंगे इस प्रिंसिपल को कि वन मैन वन वैल्यू। इतनी आसानी से हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि हर एक देशवासी एक बराबर है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment, or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this assembly has so laboriously built up. The second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. What does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians, if Indians being one people. It is the principle which gives unity and solidarity to social life. It is a difficult thing to achieve. How difficult it is can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America. तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यहाँ पे सवाल पूछते हैं हम सबसे कि आखिर कितनी देर तक हम ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी लाइफ है वो जीते रहेंगे, आखिर कितने देर तक हम ये जो इक्वालिटी है सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में नकारते रहेंगे, लोगों को इनइक्वल तरीके से ट्रीट करते रहेंगे। अगर हम ये ज़्यादा देर तक कंटिन्यू करते रहें, फॉलो करते रहें इनइक्वालिटी को और इक्वालिटी को डिनाई करते रहें, नकारते रहें हमारी सोशल लाइफ में, पर्सनल लेवल पे, तो ऐसा करके हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, अपने इस देश के पूरे ढांचे को खतरे में डालेंगे। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपनी सोशल लाइफ से और इकोनॉमिक लाइफ से हटाना है, निकालना है, क्योंकि ये एक बुरी चीज़ है। यानी कि हम जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में आज अपना रहे हैं उसी को हमें पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे भी अपनाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो लोग इस इनइक्वालिटी का शिकार बनते हैं, जो विक्टिम बनते हैं, जो लोअर स्ट्रेटा है, जो जिसे अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, आखिरकार एक दिन वो इस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को, हमारे इस देश के ढांचे को, इस स्ट्रक्चर को ले डूबेंगे या उसे तहस नहस कर देंगे। जिस स्ट्रक्चर को, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को इस असेंबली ने, यहाँ पे वो अपनी असेंबली की बिहाफ में बोल रहे हैं कि इतनी मेहनत से हमने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इतनी मेहनत से जो हमने कानून बनाया है, वो आखिरकार ऐसे लोग जो इनइक्वालिटी का शिकार बनते हैं वो ख़राब कर देंगे या तबाह और बर्बाद कर देंगे। और ऑब्वियसली ये बहुत कॉमन चीज़ है, आप देखेंगे कि जो भी क्राइम होते हैं, जो भी गैर कानूनी चीज़ें, वो ज़्यादातर गरीबी और एक तरह के डिनायल से आती है, जहाँ पे लोगों ने बहुत कुछ सहा है, उन्हें इनजस्टिस का सामना करना पड़ा है, इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ा है, कहीं ना कहीं क्राइम वहीं से उत्पन्न होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जिसके लिए हमें सावधान कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इस सब से बचने का तरीका, हमारी डेमोक्रेसी को खतरे में ना अगर हम डालना चाहते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इक्वालिटी को जितना जल्दी हो सके अपना लें। दूसरी चीज़ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहते हैं, द सेकेंड थिंग वी आर वांटिंग इज़ द रिकग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी।
तो अब तक हम पढ़ रहे थे इक्वालिटी के बारे में, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर ने। अब वो बता रहे हैं फ्रिटर्निटी के बारे में। फ्रिटर्निटी का मतलब क्या होता है? फ्रिटर्निटी यानी भाईचारा, एकजुटता, कि पूरे इंडियंस में, सारे इंडियंस में आपस में भाईचारा होना चाहिए, जैसे कि सारे इंडियंस एक बराबर है, एक ही इंसान है। ये वो प्रिंसिपल है, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू है, मूल्य है, जो हमारी सोशल लाइफ में यूनिटी देता है, एकजुटता प्रोवाइड करता है, हमें आपस में एक साथ रहने के लिए, अच्छे से हंसी खुशी रहने के लिए हेल्प करता है। तो ये काइंड ऑफ यूनिटी है, सॉलिडारिटी है, जो बहुत ज़रूरी है हमारी सोशल लाइफ के लिए। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है अचीव करने के लिए। ये कितनी डिफ़िकल्ट है ये बताते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक स्टोरी द्वारा, जो जेम्स ब्राइस ने लिखी है अपनी वॉल्यूम में ऑन अमेरिकन कॉमनवेल्थ अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ उनकी इस वॉल्यूम में जेम्स ब्राइस ने ये स्टोरी बताई है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमें बता रहे हैं, और वो उन्हीं के शब्दों में, जेम्स ब्राइस के शब्दों में ही ये हमें बताने की पेशकश करते हैं। The story is, I propose to recount it in the words of Bryce himself, that some years ago the American Protestant Episcopal Church was occupied at its triennial convention in revising its liturgy. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words, O Lord, blessed our nation. Accepted one afternoon on the spur of the moment. The sentence was brought up next day for reconsideration, when so many objections were raised by the laity to the word nation as importing too definite a recognition of national unity, that it was dropped, and instead there were adopted the words, O Lord, bless these United States. तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कुछ साल पहले अमेरिकन प्रोटेस्टेंट एपिस्कोपल चर्च में एक मीटिंग हुई थी, जो 300 साल एनिवर्सरी पे होती है, और उस वक्त लिटर्जी को रिवाइज किया जा रहा था, यानी कि जो भी राइट्स होते हैं, जो पोएम्स या जो भी उच्चारण करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं, जो पब्लिक वर्शिप के लिए होते हैं, एक साथ जो किए जाते हैं, तो उसका रिवीजन करने के लिए ये मीटिंग हो रही थी। और उस वक्त ये सोचा गया ये सही रहेगा कि कुछ छोटे छोटे सेंटेंस इंट्रोड्यूस किए जाए, जो पूरी देश के सभी नागरिकों की तरफ से बिहाफ में हो और एक प्रेयर हो। तो उस वक्त के जो एमिनेंट न्यू इंग्लैंड डिवाइन थे, उन्होंने इन वर्ड्स की पेशकश की कि ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, यानी हे भगवान हमारे देश को ब्लेस कीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो इस चीज़ को उस वक्त एक्सेप्ट कर लिया गया ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। उस वक्त एकदम जोश जोश में सभी लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बिल्कुल ठीक है ये। और इस सेंटेंस को अगले ही दिन फिर से रिकन्सिड्रेशन के लिए, यानी कि फिर से रिवीजन के लिए लाया गया, चेंज करने के लिए लाया गया, क्योंकि इतने सारे लोग ऑब्जेक्शंस उठा रहे थे उस पर। अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटी के लोग थे, मेंबर्स थे, उन लोगों को इस बात पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन था इस चीज़ को लेके, इस फ्रेज को लेके कि ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन। उनका मानना था कि ये बहुत ज़्यादा ही डेफिनेट रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल यूनिटी। ऐसे लग रहा है कि बस पूरा जो देश है वो एक समान है, पूरे देश के लोग एक समान हैं, और उनका मानना था कि हम एक समान नहीं हैं। तो उनको इन शब्दों पे आपत्ति थी कि ओ लॉर्ड ब्लेस आवर नेशन, ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। तो फिर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन के बाद आखिरकार इन वर्ड्स को निकाल दिया गया, ड्रॉप कर दिया गया, और इन्हें रिप्लेस किया गया नए वर्ड्स के साथ, इस नए फ्रेज के साथ, जो है ओ लॉर्ड ब्लेस दीज यूनाइटेड स्टेट्स। तो उस वक्त मतलब कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है कि अमेरिका में वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे लोग वहाँ के, कि अभी तक वो एक नेशन है, वो एक नेशन नहीं मानते थे अपने आप को, एक यूनिटी उनमें इतनी नहीं थी। तो इतना बड़ी चीज़ हुई इतनी छोटी सी चीज़ को लेके। ये स्टोरी क्यों बता रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमें, आगे वो खुद एक्सप्लेनेशन देते हैं। There was so little solidarity in the USA at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. If the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. I remember the days when politically minded Indians resented the expression the people of India. They preferred the expression the Indian nation. I am of opinion that in believing that we are a nation,
we are cherishing a great delusion. How can people divided into several thousands of castes be a nation? The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. तो कितना इंटेलेक्चुअल रीज़न यहाँ पे दे रहे हैं, इतनी इंटेलेक्चुअल बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ पे हमें उनकी इंटेलिजेंस का अंदाज़ा होता है। वो कहते हैं कि ये स्टोरी बता के वो कहते हैं कि उस समय में अमेरिका में बहुत कम सॉलिडारिटी थी, यानी बहुत कम यूनिटी थी लोगों में। लोग आपस में अलग अलग जो स्टेट के, जैसे वहाँ पे भी स्टेट्स हैं यूएसए में, तो वो लोग एक आपस में उनमें एकजुटता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी। तो उस टाइम पे स्पेशली जब बहुत ज़्यादा कम सॉलिडारिटी थी, बहुत ज़्यादा कम फ्रेटर्निटी थी, ये जो इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम पे लोगों को नहीं लगता था कि वो एक नेशन है। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को नहीं लग सकता है कि वो एक नेशन है, तो इंडिया जैसे देश में कैसे हम मान सकते हैं कि हम एक नेशन है? ये ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे यूएसए और इंडिया की डाइवर्सिटी को, तो एक्चुअली किसी भी देश से कंपेयर कर ले हम इंडिया की डाइवर्सिटी में, ये हमारा प्राइड भी है एक तरह से कि इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी है वो और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। इतनी ज़्यादा भाषाएं, इतनी ज़्यादा ट्रेडिशनल जो डाइवर्सिटी है, इतनी ज़्यादा रीजनल डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, कास्ट सिस्टम है, कितनी सारी चीज़ें की वजह से हमारे पास बहुत सारी डाइवर्सिटी है। और यूएसए में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे अभी कहा कि किसी भी देश के कंपैरिजन में इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं हर चीज़ में। अपने हर पहनने से लेकर, बोलने से लेकर, डाइट से लेकर, हर चीज़ में लेके। तो जब यूनाइटेड स्टेट जहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत कम डाइवर्सिटी है, वहाँ के लोग फील नहीं करते हैं कि वो एक जुट है, एक समान है या एक नेशन है, तो इंडिया के लोग जो कि कितने ही ज़्यादा कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है, कैसे बिलीव कर सकते हैं कि हम एक नेशन है? फिर वो बता रहे हैं कि जब ये एक्सप्रेशन स्टार्ट किया था या ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो वो कहते हैं कि मुझे याद है ऐसे दिन जब कुछ पॉलिटिकल लोगों ने, पॉलिटिकल लीडर्स लोगों ने इस एक्सप्रेशन पे खेद जताया था, ऑफेंड हुए थे या उन्हें ऑब्जेक्शन था इस एक्सप्रेशन पे। क्या एक्सप्रेशन? द पीपल ऑफ इंडिया। उन्हें लगता था द पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे लग रहा है अलग अलग लोग इंडिया के, और उन्हें लगता था कि इंडियन नेशन, हमें डायरेक्ट बोल देना चाहिए कि हम एक देश है, इंडियन नेशन ज़्यादा बेटर रहेगा पीपल ऑफ इंडिया की बदली। ये फ्रेज़ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एक एकजुटता दिखा रहा है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे, मेरी नज़र में ऐसे लगता है कि अगर हम ऐसे करें कि हम मान ले कि बस हम एक ही हैं और हम एक ही देश हैं, हम सब एक समान हैं, तो ऐसे करके हम सिर्फ एक भ्रम पाल रहे हैं। ही सेज के वी आर, आई एम ऑफ ओपिनियन दैट इन बिलीविंग दैट वी आर अ नेशन, कि ऐसा मान के हम एक ही नेशन है, वी आर चेरिशिंग अ ग्रेट डिल्यूजन, हम सिर्फ एक भ्रम पाल रहे हैं और कुछ नहीं, एक खुश फहमी में मुब्तला है। क्योंकि हाउ कैन पीपल डिवाइडेड इनटू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ कास्ट बी अ नेशन? क्योंकि हम लोग जो ऑलरेडी इतनी सारी कास्ट में डिवाइडेड है, कैसे हम अपने आप को एक नेशन मान सकते हैं? द सूनर वी रियलाइज दैट वी आर नॉट as yet a nation in the social and psychological sense of the word, the better for us. ये क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है लर्नर्स। हम में अगर कोई भी कमियां हैं तो हमें उसे अपना लेना चाहिए, उसे पहली बात तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के बाद ही कि हम ये चीज़ में हम थोड़े पीछे हैं या ये चीज़ में हमारी कमज़ोरी है, तभी हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम मान ले कि हमारे में कमज़ोरी ही नहीं है, हम एकदम परफेक्ट है, हम एकदम बेस्ट है, तो स्कोप ही नहीं रहता है कि हम कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को परफेक्ट बनाने की। तो ये चीज़ को लेके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अभी हम बहुत आपस में डिवाइडेड हैं, हम बहुत इनइक्वालिटी को, हमें अपनी सारी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ही हम उस पर काम कर सकते हैं और उसे हम सुधार सकते हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें नहीं मान लेना चाहिए कि हम एक नेशन है, क्योंकि हम नहीं हैं, देखा जाए तो रियल लाइफ में हम नहीं हैं। तो जब तक हम अपने आप को मान ना लें,
अपनी गलतियों को मान ना ले, अपनी कमियों को मान ना ले, हम उन्हें सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जितना जल्दी हम रियलाइज़ कर ले उतना अच्छा होगा हमारे लिए, क्योंकि उतना हम मेहनत करेंगे उस गोल को, उस एम को, एकजुटता को, उस यूनिटी को अचीव करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहाँ सिखाते हैं बी आर अम्बेडकर। For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal. The realization of this goal is going to be very difficult, far more difficult than it has been in the United States. The United States has no caste problem. In India, there are castes. The castes are anti national. In the first place, because they bring about separation in social life. They are anti national also because they generate jealousy and antipathy between caste and creed. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of pains. तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जितना जल्दी हम रियलाइज़ कर ले कि हम एक नेशन अभी तक नहीं है, वो हमारे लिए बहुत उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि तभी हम इस ज़रूरत को रियलाइज़ कर पाएंगे कि अभी हमें बहुत ज़रूरत है, अभी बहुत स्कोप है हमें इम्प्रूव होने का, हमें बहुत चीज़ों में अभी अपने आप को सुधारना है। हम सीरियसली उन रास्तों को, उन मेथड्स के बारे में सोचेंगे जिससे हम ये एक नेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो गोल को अचीव करना है, एकजुटता, यूनिटी वाले, जो इक्वल वाले, एक देश वाले जो गोल को अचीव करना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स के मामले में जितना डिफ़िकल्ट है उससे कई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारे मामले में, इंडिया के मामले में, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स में तो कोई कास्ट प्रॉब्लम भी नहीं थी। इंडिया में तो ऑलरेडी कास्ट प्रॉब्लम है। तो और कास्ट जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुत सही शब्द इस्तेमाल करते हैं और सही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी किसी के लिए भी एंटी नेशनल वर्ड यूज़ किया, उन्होंने बहुत सही वर्ड यूज़ किया है, बहुत सही चीज़ के लिए, कि ये जो कास्ट है वो एंटी नेशनल होते हैं। पहली चीज़ इसलिए क्योंकि वो सोशल लाइफ में सेपरेशन लाते हैं, आपस में लोगों को डिवाइड करती हैं कास्ट। और सेकेंडली वो इसलिए एंटी नेशनल है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जलन और दूसरों के प्रति घृणा और नफ़रत पैदा करती है लोगों के बीच में, अलग अलग कास्ट और क्रीड के लोगों के बीच में। तो ये सारी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, मुश्किलें हैं, हमें इसको ओवरकम करना है, हमें इससे उभर कर आगे आना है। अगर हमें सच में एक नेशन बनना है, एक अच्छा देश बनना है, मजबूत देश बनना है रियलिटी में, तो फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेटर्निटी के बगैर इक्वालिटी और लिबर्टी बस पेंट के कोट्स जितना ही डीपर हो सकेंगे, यानी बहुत शैलो रहेंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे। इक्वालिटी और लिबर्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर हमारे यहाँ फ्रेटर्निटी नहीं हो। क्यों ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा। आप उन्हीं को भाई मान सकेंगे जिसको आप इक्वल मानते हैं। जब आप में भाईचारा ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली आप उसको इक्वल नहीं ट्रीट कर पाएंगे। तो फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये जो इक्वालिटी और लिबर्टी है उसे भी मीनिंगफुली हम एक्सेप्ट कर सकें। तो यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत डेंस, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन हमने बहुत कम शब्दों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सीखी है। आई होप जो भी मैंने समझाया है आपको समझ में आया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई ऑलवेज़ रिप्लाई। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो गिव अ थम्स अप, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच।